9 क्वेश्चन हो गए थे लास्ट क्लास में। क्या कह रहे हो देव? सर बुला दिया उन दोनों ने। अच्छा, क्या सो रहे थे क्या? टाइम भूल जाते हैं क्या? 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं ए बी सी डी हाँ ABCD is a parallelogram and AP and CQ. AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. BD डायगनल के ऊपर A से एक परपेंडिकुलर ये रहा, C से एक परपेंडिकुलर ये रहा। डायग्राम में नज़र आ रहा है हमें। शो करो कि ट्राइंगल APB APB ओके और ट्राइंगल CQD ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। सर इस वाले क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल का क्या काम है सर? ये तो पिछले चैप्टर में दे सकते थे। एक सेकंड मैं देखूं, मैं देख लूं पहले एक बारी क्या है। अभी तो मैं प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ लूं एक बारी क्या है, फिर देखते हैं कि ऐसा क्या चीज़ हो गई इसके अंदर। अच्छा, इन्होंने कहा कि APB और कॉन्ग्रुएंट करना है CQD के, तो कैसे कर पा रहे हो? हाँ चितेश बताओ। सर ऐसे बताओ कौन कौन सी कौन कौन सी बातें ले रहे हो? एक चीज़ लगेगी। हाँ एक चीज़ लगेगी, दोस्तों नहीं बता सकते थे सर। एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया सर, एक ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और फिर एक वो अपोजिट साइड है ना। तो फिर यानी कि फिर हो गया काम इस पे, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं हम कर पा रहे हैं कैसे? इसके अंदर ब्लू वाले के अंदर एक एंगल 90 का है ये वाला, और येलो वाले के अंदर भी एक एंगल 90 का है ये वाला। ये दो एंगल 90 के आ रहे हैं दो ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर तो आपने बोला ना कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं DB डायगनल के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अगर मैं इस पे एंगल 1 डाल दूँ, इस पे एंगल 2 डाल दूँ, अगर A वाला पहले काउंट करना है तो चलो इस पे 1 डाल देता हूँ, इस पे 2 डाल देता हूँ। यानी कि ये वाला ट्राइंगल अगर पहले पढ़ना है तो इस पे एंगल 1 डाल दिया और इस वाले पे एंगल 2 डाल दिया, ठीक है। दूसरा ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दूसरा पॉइंट भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी तुम कब बता पाते चितेश? जब ये पैरेललोग्राम का पार्ट होता, अदरवाइज दूसरा पॉइंट भी नहीं बता पाते। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं होती तो कैसे बता पाते कि ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? और ये पैरेलल लाइंस कहीं दी तो नहीं, यहाँ हमें उसकी प्रॉपर्टी पे ही पता चला पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो ये डबल कट वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर डाल दूँ या 4 नंबर डाल दूँ तो 3 और 4 एंगल इक्वल है। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तीसरी बात, हमने AB साइड यहाँ से उठा ली और वहाँ से CD साइड उठा ली, वो दोनों इक्वल भी हैं, साथ में पैरेलल भी हैं और साथ में इक्वल भी हैं। डबल कट लगा दिए तो डबल कट वाली इक्वल साइड्स बता दी हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं। रीज़न अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम बड़े आराम से लिख पा रहे हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर यहाँ पे लिखा सबसे पहले, इसमें एंगल 1 और इसमें एंगल 2, दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर बताना है कि 1 और 2 इक्वल क्यों है और 90 के क्यों हैं, क्योंकि आपने दिया हुआ है कि AP जो है परपेंडिकुलर है DB पे और CQ भी परपेंडिकुलर है DB पे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो एंगल 1 है वो 90 का है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ जो एंगल 2 है ये 90 का है, ठीक है। ये ऐसे क्यों हो रहा है बार बार? तो इन दोनों पॉइंट्स का समझो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है। आपने बोला था ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब वो 90 डिग्री का एंगल ही तो बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ कि येलो वाले ट्राइंगल में ये APB येलो है और ये वाला ब्लू ट्राइंगल है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने लिया, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 3 आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 4 आ रहा है। यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख रहा हूँ इनको। और क्यों ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? क्योंकि CD और AB लाइन पैरेलल है और ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम ABCD की। ABCD एक पैरेललोग्राम है, आपने बोला है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइंस में अगर Z वाली सिचुएशन बन रही है तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बनाएंगे। यहाँ पे उल्टा Z बन रहा है, ठीक है। दो बातें हो गई। एंगल के साथ साइड ही लेनी पड़ती है, तीसरा एंगल लेके तो हम कॉन्ग्रुएंट कर नहीं सकते। तो तीसरी साइड कौन सी आ रही है? यहाँ पे अगर मैं इसमें येलो वाले में AB साइड ले रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे CD लिख देना चाहिए, ठीक है। ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल के साथ साथ वो इक्वल भी होती हैं, ठीक बात है, ये भी लिख सकते हैं हम। तो ये कौन सा रूल लग गया? एंगल फिर एक साइड, एंगल फिर एक साइड, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। एंगल साइड रूल। सीक्वेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मानो कि मैं उस पॉइंट से लिखना शुरू कर रहा हूँ, A के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ऐसे ही मुझे C के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। P वाला जो पॉइंट है वो इसमें 90 वाले को शो कर रहा है और उसमें 90 वाले को कौन सा शो कर रहा था? Q वाले को, तो P की जगह पे मैंने Q लिखा इसलिए, ठीक है। और B पे कौन सा पॉइंट आ रहा था? जो ऑल्टरनेट वाला था, तीसरा वाला एंगल, और वहाँ पे ऑल्टरनेट वाला कौन सा था? D वाला था। तो B की जगह D लिखना था, P के साथ हमारे को Q को ही मैच करना था, और जो खाली रह गया इधर भी वो खाली रह गया वाले के मैच करेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारा सही है। ये सीक्वेंस अब तुम्हें बनाना आना चाहिए, आ गया होगा, ठीक है जी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, पहला पॉइंट प्रूव हो गया, फर्स्ट वाला पॉइंट। अब AP और CQ को इक्वल करना है, वो तो यहीं से समझ में आ रहा है। पहले दो पॉइंट ले लिए यहाँ से, तो AP साइड यहाँ से अगर लिखते हो तो वहाँ से CQ ही बनती है, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट के लिए था सारा, ठीक है जी। आसान था। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो बताओ। जो ये लिखवाया है इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही हो तो? नहीं आ रही ना? आगे बढ़ते हैं। 10th हो गया, अभी 11th के लिए जरा ऊपर कर लें, क्वेश्चन ले आते हैं। इलेवंथ क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे कि भाई इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल येलो वाला, एंड ट्राइंगल DEF, ये दो ट्राइंगल्स के अंदर AB इक्वल टू DE, AB जो है वो DE के इक्वल है, ठीक है। AB पैरेलल टू DE, AB जो है पैरेलल है DE के। अच्छा, इसमें अब एक पॉइंट मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको बुक में दिखा देता हूँ, ये रहा थ्योरम है 8.8। इसके अंदर क्या समझाया गया हमें? एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर कोई सा भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो भी वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाऊं, अभी तक तो हम ये पढ़ते आ रहे थे कि ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, तो हम बोलते थे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो फिर वो हो गया पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम होगा। यानी कि दोनों पेयर पे काम होता था, ये पैरेलल ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, इक्वल ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम होगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी में हमारे को समझ में ये आ रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक ही पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो, मैं कहूँ कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, दूसरी साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इसके बारे में और इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हमारे को कि इक्वल है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है, तो भी वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। और इसमें फिर बाद में ये चीज़ें हो जाएंगी कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके पैरेलल भी होगा, ये बाद में होगा, ठीक है। ये येलो शेड वाला पार्ट बाद में होगा। तो सिर्फ हमें सिर्फ इतना सा पता होने से, ये ग्रीन वाला पार्ट पता होने से मैं लिख सकता हूँ इसको पैरेललोग्राम। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो,
अगर हम यहाँ पे एक डायगोनल बना दें तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। देखो ये एक सीधा z बन रहा है, सीधा z बन रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको अलग से लिखवाई देता हूँ यहाँ तो। A quadrilateral is a parallelogram if one pair या a pair of opposite sides is equal and parallel। ठीक है, ये एक थ्योरम है। अगर मैं कहूँ कि एक क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन हो हमारे पास कि ए की पेयर के बारे में पता हो, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अपोजिट साइड्स का एक पेयर, एडजेसेंट का नहीं कह रहा हूँ, एक पेयर कौन सा? अपोजिट साइड्स का, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट वर्ड को ध्यान रखना, कोई सा भी पेयर नहीं है, एडजेसेंट पेयर को नहीं ले सकते आप, एडजेसेंट साइड्स के पेयर को नहीं ले सकते आप। अपोजिट साइड्स का एक भी पेयर हो, चाहे वो आप इस वाले को ले लो चाहे आप इस वाले को ले लो, अगर वो पेयर इक्वल भी है और एडजेसेंट तो वैसे भी पैरेलल हो ही नहीं पाएंगे। हाँ सॉरी, एडजेसेंट तो पहले पैरेलल नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये जो ध्यान रखने वाली बात है ये क्या है? अपोजिट साइड्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने, एक डायगोनल को बना दिया, यानी कि डी और बी को ज्वाइन कर दिया। तो फिर इससे क्या होगा? अब हमारे को मानो कि ये पता था ना हमारे को कि ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है। जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से हम इक्वल लिख सकते हैं कि 1 और 2 इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, एक बात हो गई। एक बात आ गई, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये कॉमन साइड आ गई, ये वाली दोनों के अंदर आ रहे, तो साइड एंगल साइड से और साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी क्या होगा? ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि कैसे कलर डालूं इसमें? येलो डाल देता हूँ। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, प्रॉपर लिखवा दूँ? चलो यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी एंड बी, इनके अंदर क्या चीज़ें इक्वल लिख रहा हूँ? यहाँ से ए बी साइड लिखी, वहाँ से सी डी साइड लिखी, यहाँ आपका एंगल 1 लिखा, वहाँ पे एंगल 2 लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पे एक तरीके से इस बात को लिख दिया, गिवन है, ये पार्ट हमारे को गिवन था, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और दूसरी चीज़ बी डी इज इक्वल टू बी डी, या बी डी इज इक्वल टू सीक्वेंस के हिसाब से डी बी बनेगा यहाँ पे, कॉमन साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी, अब ये येलो वाली लाइंस इक्वल हो जाएंगी, ये वाली येलो लाइन और ये वाली येलो लाइन, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड बची थी और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड बची थी, इनको मैंने येलो शेड कर दिया, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी सीपीसीटी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू सी बी, सीपीसीटी। ठीक है, इतने पॉइंट को लिया। अब सबसे पहले वाले पॉइंट को ले लिया, अरे यार ये बार बार क्यों प्रॉब्लम दे रहा है। सबसे पहले वाले पॉइंट को, ये ग्रीन वाले पॉइंट को, इसको ले लिया, और जो अब कर रहा था उसको ले लिया। यहाँ पे क्या पता, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पे पता चला था कि ये वाला पेयर इक्वल है। अब मैंने प्रूव क्या कर दिया, दूसरा बचा हुआ पेयर भी इक्वल कर दिया, येलो वाला भी। ठीक है, येलो वाला पेयर भी इक्वल कर दिया। अगर मैं इस ग्रीन वाले और येलो वाले पॉइंट को उठा लूँ तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी नहीं बन गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, और अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम।
ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि अगर वाकई में एक क्वाड्रिलेटरल की का कोई एक पेयर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात का यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। अब देखो ये कैसे करेंगे। इसको उठाया, पहले सारा कुछ मार्क कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है। खिचड़ी भी पक सकती है इसके अंदर क्योंकि काफ़ी सारी बातें दे रखी हैं। AD और DE इक्वल है, AB और DE इक्वल है, वहाँ पे मैंने सिंगल कट लगा दिया। और AD पैरेलल है DE के, AB पैरेलल है DE के, वहाँ पे मैंने सिंगल एरो बना दिया ये वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो ये और ये पैरेलल है और ये इक्वल है। ठीक है, ये किसका पार्ट बन रहा है जरा ध्यान देना। ये इसको ऑरेंज कलर कर रहा हूँ, ऑरेंज कलर कर रहा हूँ, देखो जरा। जो ऑरेंज कलर करा है मैंने, एक जो क्वाड्रिलेटरल बनाया है उसकी अपोजिट साइड्स नहीं बन रही है, बन रही हैं, उसकी अपोजिट साइड्स बन रही हैं। और अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी आ गया और पैरेलल भी आ गया। मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, आपने दे दिया था, इक्वल भी है पैरेलल भी है। मैंने कुछ नहीं करा इसके अंदर, मेरा कोई हाथ नहीं है इस काम में, सब कुछ आपने करके दिया। आपने कहा है कि ये इक्वल भी है पैरेलल भी है, सिर्फ मैंने तो ये ढूंढा है कि ये किस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। मैंने कहा ये इस वाले क्वाड्रिलेटरल जो ऑरेंज कलर में मैंने बाउंड्री बनाई है जिसकी, उसका पार्ट है ये, उसकी साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं। तो फिर ये उस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ऊपर अभी हमने बताई है, ये काम नहीं हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम जैसे यहाँ बना था ऐसे यहाँ पे बन जाएगा ये पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो पहला पार्ट भी देखो यही है अपना क्वेश्चन का, जो प्रूव करना है, शो क्या करना है, ABED एक पैरेललोग्राम है। तो ये अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे कैसे, इन क्वाड्रिलेटरल, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ABED क्वाड्रिलेटरल के अंदर AB इक्वल है DE के एंड वही वाला पेयर पैरेलल भी है। एक ही पेयर, अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी है पैरेलल भी है। देयरफॉर ABED इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद हम और भी बातें लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि बताओ ये पैरेललोग्राम तो बना दिया तुमने, क्या अब तुम पैरेललोग्राम बनाते टाइम तुमने ये वाली जो येलो वाली प्रॉपर्टी ली थी वो तो वैसे ही हो गया ना कि बचा हुआ पेयर इक्वल होगा। मैं कहूँ कि क्या ये येलो वाली लाइंस इक्वल हैं, हाँ ये तो है, वो हमने कर दिया। अच्छा, क्या येलो वाली लाइंस पैरेलल भी हैं, पैरेलल भी होंगी अब ये, बताओ यस क्यों पैरेलल होंगी। सर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, ये पैरेललोग्राम बना दिया हुआ है, अब तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती भी हैं, तो ये उसके अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल भी होंगी तो पैरेलल भी होंगी। ठीक है ना, हाँ ठीक बात है। तो हम बहुत सारी बातें अब लिख सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होगी हमें। क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, क्या A और C इक्वल होगा, हाँ होगा। क्या D और B इक्वल होगा, हाँ होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम की 6 की 6 प्रॉपर्टी जो सबसे पहली क्लास में लिखवाई थी वो सारी यहाँ पे वैलिड हैं, काम करेंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ एक जगह छोड़ के चल रहा हूँ कि कहीं आगे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। अब सेकंड के लिए यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए फर्स्ट के बाद इतनी जगह छोड़ दी है कि कुछ जरूरत पड़ेगी तो आगे यूज़ कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल BEFC, ये जो लेटा हुआ सा है थोड़ा सा, इसको मैं ऐसा करता हूँ ब्राउन कलर से बनाता हूँ। दिख गया, BEFC। ठीक है, अब इसके लिए क्या चीज़ें हमारे को दे रखी हैं, इसको मैं ग्रीन कलर से शेड करना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ तक तो हो चुका है। AB इज इक्वल टू, अरे भाई आगे से हट, BC, देखो BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, BC पैरेलल टू EF, BC और EF पैरेलल भी हैं। तो ये वही जो अभी डार्क कर रहा था मैंने ब्राउन पेन से, उसी की अपोजिट साइड्स नहीं बन रही, बन रही हैं। आपको दिख रहा होगा ये जो डार्क मैंने करा था अभी ब्राउन पेन से, जिसकी बाउंड्री मैंने डार्क करी है जिस क्वाड्रिलेटरल की, उसी में ये ग्रीन लाइंस आ रही हैं जिसको मैंने ग्रीन शेड करा है अभी, यही उसकी अपोजिट साइड्स हैं। ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो यानी कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, आपने बोला BC इक्वल टू EF,
एंड BC पैरेलल टू EF। तो एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चाहो तो रीजन डाल दो, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल है और पैरेलल है, इसलिए मैं इसको पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ। वही सेम रीजन यहाँ पे भी डाल सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है इनका, ये सेकंड पॉइंट हो गया प्रूव। तो यानी कि सिर्फ क्या काम करना था हमारे को, सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे फोकस करना था कि अपोजिट साइड्स का सिंगल पेयर इक्वल और पैरेलल है, तो भी मैं उसको पैरेललोग्राम लिख सकता हूँ। प्रूव कर दिया इस बात को। AD पैरेलल टू CF। अब जो तीसरा पॉइंट है ये वाला, इसको देखो क्या कह रहा है, AD पैरेलल टू CF। AD कहाँ पे है, AD ये रहा AD, और CF ये रहा। AD पैरेलल टू CF और AD इक्वल टू CF। अब ये बताना है। अच्छा जी, इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूँ, सारा कुछ अभी हटा देता हूँ, जो भी कुछ कर रहा है वो सब हटा देता हूँ। अब जो करना है वो क्या है, AD और CF, AD और CF। अगर ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, अगर ये क्वाड्रिलेटरल भी पैरेललोग्राम बन जाए तो ये वाला काम आसान हो जाएगा। जो तीसरे वाला पॉइंट है, अपोजिट साइड्स बन रही है ना उसकी, ये AD और CF ये इक्वल भी हो जाएंगी और पैरेलल भी हो जाएंगी। अगर ये ग्रीन वाला पार्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम बन जाए, तो ये ग्रीन वाला येलो वाला पार्ट हो जाएगा कि AD और CF इक्वल भी हो जाएंगी और AD और CF पैरेलल भी हो जाएंगी। तो कैसे करें, पैरेललोग्राम कैसे बनाएं, इसको ज़रा देखते हैं। पेन ले लूँ एक सेकंड ज़रा दूसरा। हाँ, क्या करना होगा मुझे, देखो सबसे पहले वाले पे आओ, जिसको मैंने ऑरेंज कलर से करा था, ये पैरेललोग्राम था। ठीक है, फिर दूसरे वाले पे आओ, जिसको मैंने ब्राउन कलर से करा था, ये पैरेललोग्राम बन गया था। ठीक है, जब मैंने ऑरेंज वाले को पैरेललोग्राम बनाया था तो किसको लिया था, इस वाली साइड को लिया था, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। या डार्क कर रहा हूँ मतलब कि इसको ऐसा करता हूँ मैं, ब्लू पेन से शेड करता हूँ उसको, ये और ये वाली साइड्स लेके करा था मैंने। ठीक है, जब मैंने ये नीचे ब्राउन वाले को पैरेललोग्राम बताया था तो मैंने किसको लिया था, मैं इसमें ऑरेंज डार्क शेड कर रहा हूँ उसको, तब मैंने ये वाला पॉइंट लिया था कि BC और EF इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बताए थे इन चीज़ों को लेके। जो सबसे पहले वाला क्वाड्रिलेटरल मैंने पैरेललोग्राम बताया था, तो पैरेललोग्राम की बचा हुआ पेयर भी तो इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल से मैंने उसको पैरेललोग्राम बताया, तो जो दूसरा पेयर होगा बचा हुआ वो भी इक्वल और पैरेलल होगा। ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा। तो यानी कि ये जो पहले वाला ऑरेंज वाला था, वापस से ऑरेंज कर रहा हूँ ताकि सारा का सारा डबल डबल करके वो खिचड़ी ना पके, इसलिए बार बार मैं मिटो भी रहा हूँ उसको। ये वाली साइड इक्वल और पैरेलल से हमने काम कर रहा था कि पैरेललोग्राम बताया था, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि AD BE के इक्वल होगा और AD BE के पैरेलल भी होगा। ये जो जिनको मैंने डार्क ऑरेंज करा है ये उसका बचा हुआ पेयर है पहले वाले का। तो ABED जब मैंने इसको पैरेललोग्राम बता दिया था, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसका जो AD साइड है वो इक्वल होगा BE साइड के, एंड जो इसका AD साइड है वो पैरेलल होगा BE साइड के। ठीक है, अब यहाँ पे रीज़न क्या दूंगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABED। पैरेललोग्राम बनने के बाद की बात है ये कि पैरेललोग्राम बन गया तो इसका बचा हुआ पेयर इक्वल और पैरेलल होगा। ठीक बात है, यानी कि अब मैं इस पर मैं ऐसा करता हूँ, सिंगल कट इस पर लगा देता हूँ, ये वाले सिंगल कट हटा देता हूँ, ये ऑरेंज वाली ये वाली लाइन हटा रहा हूँ, तो ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे लिख दो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में भी एग्जाम्पल ले रहा था कि ये 5 सेंटीमीटर ले लिया और इसको भी 5 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अच्छा जब मैंने दूसरे ब्राउन वाले को पैरेललोग्राम बता दिया था इस वाले को, तो इसका भी अपोजिट पेयर जो बचा हुआ होगा वो इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। यानी कि तब बचा था एक लाइन तो उसकी यही वाली आ रही है ऑरेंज वाली, दूसरी लाइन ये येलो वाली बन रही है, डार्क येलो जिस पे मैंने शेड करा हुआ है, तो उसको भी मैं वापस से ऑरेंज ही कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर ये वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
कि अगर ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो दूसरा पेयर बचा हुआ है वो भी इक्वल और पैरेलल होगा। दूसरा पेयर कौन सा है? वो यही वाला डार्क वाला, BE और CF वाला। BE और CF उन्होंने तो नहीं दिया था ना, नहीं दिया था। BE इक्वल होगा CF के एंड BE पैरेलल होगा CF के। क्योंकि ये पैरेललोग्राम लिख चुके हो ना, इसके बाद मैं ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। या ये भी क्या चीज़ है? अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, BEFC की। BEFC है, BEFC, हाँ BECF नहीं है, BEFC है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब ये 5-5 सेंटीमीटर की 3 साइड्स बन चुकी हैं। पहले में ये और पहले में ये ऑरेंज वाला ऑरेंज के इक्वल था, दूसरे में ये डार्क ब्राउन वाला भी ऑरेंज के इक्वल था। मुझे जिसको पैरेललोग्राम बनाना है अब उसमें काम कर जाएगा। ये भी 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये दोनों इक्वल हो गई। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट में आया कि ये वाली लाइन जिस पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जिस पे मैंने कांटा लगाया, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हाँ, तो मतलब पैरेलल हो गई। दूसरे पॉइंट में जिस पे मैं डबल कांटा लगा रहा हूँ, डबल क्रॉस कर रहा हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल नहीं हो, मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, डबल क्रॉस वाली लाइंस भी पैरेलल होंगी। ये बात भी हमने लिख दी हुई है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों लाइंस भी आपस में कभी नहीं कटेंगी। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि ये तीनों लाइंस आपस में कभी नहीं कटेंगी, ठीक है। यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कभी नहीं कटेगी, यानी कि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और तीनों लाइंस आपस में इक्वल भी हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं एक्चुअलिटी में? ये जो लास्ट का ये वाला पॉइंट डाला है और ये वाला पॉइंट डाला है, इन दोनों ग्रीन पॉइंट्स को अगर मैं एक साथ कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? इस पे पॉइंट डाल देता हूँ। कैसे डालूँ? इस पे ऐसा नंबर वाला डाल दूँ? हाँ, नॉर्मल, ये 1 और 2, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं? ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, AD, CF और BE। AD, CF और BE, यही है ना? मैं दोबारा से देख लेता हूँ, AD, CF और BE। हाँ, ये तीनों इक्वल होंगी एंड AD पैरेलल होगा CF के, पैरेलल होगा BE के। ये कहाँ से लिखा? ये लिख दिया मैंने, फ्रॉम 1 and 2। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो ही आप लिख पाओगे, अदरवाइज फिर वही बात बोलूँगा, रट्टा मार के जाना पड़ेगा। पल्ले पड़ी है बात? यस सर। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। अगर इन तीनों की जगह मैं इस वाली को धक्का मार दूं, नीचे वाली को, तो अब जो बचा है उसमें इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर AD और CF इक्वल भी हो गया, AD और CF पैरेलल भी हो गया, ठीक है। तो वो तो डायरेक्टली बन गया ना, ये वाला पॉइंट जो येलो वाला पॉइंट था, यही तो चाहिए था तीसरे पॉइंट में, और ये डायरेक्टली बन गया मेरे पास। यहाँ पे AD CF के इक्वल है और AD CF के पैरेलल भी है। इस वाले को अब तुम हटा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड पॉइंट प्रूव हो गया कि AD इक्वल है CF के और AD पैरेलल है CF के। ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है जी क्वाड्रिलेटरल ACFD एक पैरेललोग्राम है। ACFD जो अभी डार्क करके रखा हुआ है अभी तक, उस वाले को पैरेललोग्राम बताने को कह रहा है। नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल था अब तक, लेकिन अब ये क्या, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ, वही वाली पहले वाली प्रॉपर्टी फिर से लग जाएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये जो डार्क कर रखी हैं 5-5 सेंटीमीटर वाली, ये इक्वल भी हैं और ये पैरेलल भी हैं। तो इस वाले तीसरे वाले पॉइंट को अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर डाल दूं, फोर्थ के लिए लिख रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल, नाम बड़ा क्या है इसका, ACFD। ACFD, यही वाला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं कि AD CF के इक्वल हैं, AD CF के पैरेलल हैं, और ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं इसकी। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। वही सेम प्रॉपर्टी ऊपर वाली लग रही है। कहाँ गई? इसको ऐसा करता हूँ, ऐसे हैश इसका निशान डाल दिया, तो यही वाली प्रॉपर्टी सेम यहाँ लग गई, ठीक है। आ गया ना समझ में? कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। अगर शुरुआत के पॉइंट आपको क्लियर है तो ये वाला समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर क्या कहता है, AC और DF को इक्वल करो। AC और DF को कर सकते हो, ये वाली साइड अब इसके इक्वल कर सकते हो ना। कौन सी वाली है? सब कुछ हटा रहा हूँ,
AC और DF को। हाँ, इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स ही तो हैं ये। हाँ, तो फिफ्थ वाले पॉइंट के लिए लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू DF। ये अपोजिट साइड्स बन गई हैं, अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऊपर वाला ACFD, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट प्रूव होता जा रहा है, ये भी हो गया। अब वो कह रहे हैं लास्ट पॉइंट के अंदर कि ये जो ट्रायंगल हैं दोनों ABC और DEF, ABC और DEF, जिसको मैंने स्टार्टिंग में वो येलो और ब्लू करा था, ये वाले दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये तो हो ही जाएगा। ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। कहाँ कहाँ लिखा है? कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ? सबसे पहले देखो AB और DE को, AB और DE ये गिवन है, देखो AB और DE, इस वाले पॉइंट को ले रहा हूँ, ये गिवन पॉइंट को। दूसरा BC और EF को, ये भी गिवन है, डबल कट वाला, ठीक है। ये सिंगल कट वाला है, ये डबल कट वाला है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। और ट्रिपल कट वाला अभी हमने प्रूव करा, AD और AC और DF। एक सेकंड, AC, हाँ AC और DF, ये ट्रिपल कट वाला पॉइंट ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट, ये तीसरा हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ले लूँ, तीसरा पॉइंट मतलब 3 कट वाला दिखाना था, ऐसे दिखाया 3 कट वाला, ठीक है। इस फिगर के अंदर जो 3 कट वाली साइड है वो यहाँ पे होगा, ये प्रूव कर चुका हूँ। सिंगल कट वाली साइड आपने दे रखी है, डबल कट वाली साइड भी आपने दे रखी है, ठीक है। तो SSS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं लास्ट पॉइंट के लिए, इन ट्रायंगल ABC and DEF, ABC एंड DEF, AB साइड DE के इक्वल है, BC साइड EF के इक्वल है, और AC साइड DF के इक्वल है। ये हमने प्रूव करा है, फिफ्थ पॉइंट में प्रूव करा, और ये वाली दोनों बातें आपने दे रखी हैं, ठीक है। ये दोनों बातें आपने दे रखी हैं। तो SSS रूल से ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कुछ बचा? जी नहीं, हो गया ख़त्म, ये है। तो यानी कि सिर्फ हमने पूरे क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, तो वो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। आया ना समझ में? थोड़ा बड़ा था, लेकिन बार बार एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करते रहे। एक पैरेललोग्राम बना दिया तो बचा हुआ पेयर भी इक्वल और पैरेलल होगा। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम की दोनों ही पेयर इक्वल और पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रूव करने का तरीका कुछ और रहा। सिर्फ एक ही पेयर को लेके हमने पैरेलल और इक्वल बता के हमने कहा जी ये पैरेललोग्राम है, ये प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम है, इसका यूज़ हमने कर लिया। तो बचा हुआ जो पेयर होगा अपोजिट साइड्स का वो इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। ये बस इस पर ये काम और करा है। कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। ट्वेल्थ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब पहला क्वेश्चन आया, यहाँ पे ट्रेपीजियम वर्ड यूज कर रहा है। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है जिसके अंदर एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल हो। कुछ इस तरीके से हो सकता है, इक्वल और पैरेलल, ओ सॉरी, अपोजिट साइड्स का सिर्फ एक पेयर ही पैरेलल होगा, इक्वल नहीं होगा, सिर्फ पैरेलल होगा। अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होगा। पहले वाली प्रॉपर्टी रिपीट हो गई गलती से। कोई भी एक पेयर पैरेलल होगा, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा पेयर भी पैरेलल हो जाएगा तो फिर वो ट्रेपीजियम नहीं रहेगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा वापस से। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स का सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पेयर इक्वल हो सकता है, जो पैरेलल है वो इक्वल नहीं होगा। ध्यान रखना, जो पेयर पैरेलल हुआ है वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल भी हो गया तो फिर तो वो पैरेललोग्राम पे वापस चला गया ना। ट्रेपीजियम के लिए अलग से क्या बता उसके लिए। तो ट्रेपीजियम कब बोलेंगे? जब सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होगा। और इक्वल कौन सी साइड्स हो सकती हैं? जो पैरेलल नहीं थी। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल
हो सकती हैं, जबरदस्ती नहीं है कि होंगी ही होंगी। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे है ना, ये और ये इक्वल हो सकता है, लेकिन हर ट्रेपीजियम में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन हर ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल जरूर होगा, यानी कि ये डार्क वाली लाइंस जो है ना, ये पैरेलल हैं, इक्वल नहीं है, ये पैरेलल हैं, आपस में नहीं कटेंगी ये वाली साइड्स। तो सिंगल पेयर, वन पेयर ही सिर्फ पैरेलल होगा, वो होगा ट्रेपीजियम। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख भी रहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ट्रेपीजियम है ABCD, जिसको मैंने येलो शेड करा है, इसको भी मैं येलो ही दिखा देता हूँ फिर कि ये येलो शेड वाला पार्ट है। इसके अंदर AB और CD पैरेलल है, AB और CD ये पैरेलल लाइंस हैं, ये आपस में कभी नहीं कट रही। तो ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ट्रेपीजियम की, तो काम बन जाएगा। एंड AD इज इक्वल टू BC, AD और BC इक्वल है, वो इक्वल वाला पार्ट यहाँ पे दे भी दिया कि AD और BC इक्वल भी है यहाँ पे। लेकिन हर ट्रेपीजियम में ऐसा हो कि ये दोनों साइड्स इक्वल ही होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। अब हमें इस फिगर को देखने के बाद क्या करना है, शो करना है, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू B, एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल A एंगल B के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है जी, इस पे पहले काम कर लेते हैं, आगे का क्वेश्चन तब पढ़ेंगे। अब देखो, इन्होंने एक हिंट दे रखा है और वो हिंट की कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने दे रखी है। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो इसमें एक जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे हमारे को करके दे रखी है। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन ऐसे ही दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन ऐसे ही दे देते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या करा हमने, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA। हमने AB को आगे तक बढ़ाया है, E तक बढ़ाया है, और C से एक लाइन डाली है जो कि AD के पैरेलल है और AB को E पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन हिंट वाला पॉइंट है, ये हम कंस्ट्रक्शन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर डाल देंगे। तो गिवन क्या है, एक ट्राइपीजियम के अंदर ये वाला पॉइंट कि ये पैरेलल है और ये इक्वल है। ये ग्रीन वाला पार्ट गिवन है इंक्लूडिंग येलो पार्ट के, और ये जो कंस्ट्रक्शन है, जो हिंट था, वो कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा याद रख के जाना पेपर के लिए कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन हिंट के बगैर आएगा तो हमें काम करना पड़ेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोड्यूस AB टू E, AB को हमने E तक प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट CE पैरेलल टू AD, जिससे कि CE और AD पैरेलल हो जाए। इस कंस्ट्रक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपकी चॉइस है, अब ऐसा लिखना चाहते हैं या बुक वाला ही सेम डालना है तो आप वो डाल सकते हैं, इसमें किसी टीचर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, इसके बाद कैसे करें कि A और B इक्वल हो जाए। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, देखो ध्यान दो कि हमने AB को बढ़ाया, इतना आगे तक बढ़ा दिया जिससे कि मतलब कि CE जो लाइन है ना वो AD के पैरेलल रहे, या CD लाइन मैंने AD के पैरेलल डाल दी। ठीक है, यानी कि ये जो E पॉइंट है AB को आगे बढ़ाया हुआ है, C से जो लाइन डाली है वो AD के पैरेलल है, यानी कि CE पैरेलल टू AD। ये कंस्ट्रक्शन हुई है। मेन कंस्ट्रक्शन ये है कि ये CE लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये बना कि CE पैरेलल है AD के, इस पूरी कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट लिखी है। कैसे करें, यहाँ देखो, अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो फिर हम इस क्वेश्चन को लिखना हमारे लिए बहुत 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 मुश्किल होने वाला था, काम ही नहीं कर पाते इस पर। ट्राइपीजियम की और प्रॉपर्टीज़ ही नहीं है ना इसके अलावा कोई जिस पे हम काम कर पाते। वो को इंटीरियर वाली तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि भाई ये और ये लाइन पैरेलल है, जहाँ पे भी लाइंस पैरेलल होगी तो वो पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ लगेंगी कि को इंटीरियर का सम 180 होता है, वो तो यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं ना हमारा। एक सेकेंड, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना जरा इस पे। AB पैरेलल टू CD, ये कहाँ से लिखा मैंने, AB पैरेलल टू CD? सर गिवन है। अब AB को हमने एक्सटेंड करा था, ठीक है, या AB को ही प्रोड्यूस करा था, बढ़ाया था आगे तक।
तो ए बी को कहाँ तक बढ़ाया है, ई तक बढ़ाया हुआ है ना हमने, यानी कि ई तक गई है लाइन। तो ए बी बोलो या ए ई बोलो, एक ही बात है ना। अगर मैं उस लाइन को लेना चाहता हूँ जिस लाइन पे ए बी आ रहा है, जिस लाइन पे ए ई आ रहा है, तो वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। ये ए बी और ई आर कॉलिनियर पॉइंट्स, तो मतलब कि वो एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, लाइन का पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसके बाद ये लिख सकता हूँ कि ए ई पैरेलल है सी डी के भी, क्योंकि ई जो है वो ए बी एक्सटेंडेड ए बी को, यानी कि ए बी को जब मैंने एक्सटेंड करा था तो वो ई तक गई थी, यानी कि ए बी लाइन बोलूँ या ए ई लाइन बोलूँ, वो एक ही लाइन का पार्ट है। ये और लंबा करना है इसको, और ऐसे कर लो, जो भी यहाँ पे बन रही है लाइन उसी के ऊपर ए पॉइंट भी आ रहा है, बी पॉइंट भी आ रहा है और ई पॉइंट भी आ रहा है। तो यानी कि ये लिखूँ या ये लिखूँ, एक ही बात है। पैरेलल के लिए, इक्वल के लिए नहीं चलता, पैरेलल के लिए तो हो सकता था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है, ठीक है। तो यानी कि मुझे मिल गया ए ई पैरेलल है सी डी के, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसको येलो शेड कर देता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट दूसरे वाला देखो, ए डी पैरेलल टू सी ई, ये कहाँ से आया? ए डी पैरेलल टू सी ई, कंस्ट्रक्शन करिए। यहाँ पे लिखा है कि सी से एक लाइन डाली पैरेलल टू ए डी के पैरेलल एक लाइन डाली थी सी से, जो कि ए बी को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक्सटेंडेड ए बी को जब मैंने एक्सटेंड कर रहा था तो ई पे कहीं पे वो कट गई थी ये लाइन दोनों, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट था ये वाला, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को ले लो बस, इसको और इस पॉइंट को। ये वाली लाइन देखो, फिगर के अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो ये ऐसे नहीं बन रहा कि ये पूरा एक जो क्वाड्रिलेटरल था 4 पॉइंट्स वाला, ए सी ई सी और डी, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और सॉरी अपोजिट साइड्स पैरेलल आ रही हैं। यहाँ पे ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ रही है और ये वाली ऑरेंज के पैरेलल आ रही है, और ब्लू वाली वो नीचे जो ग्रीन बन गया है वो, क्योंकि ब्लू और येलो मिक्स हुए तो ग्रीन बन जाता है। तो ये पे जो ग्रीन आ रहा है, मैं ऊपर वाला भी ग्रीन ही कर देता हूँ, हाँ। तो ये ग्रीन वाली लाइंस पैरेलल हैं, ये वाला पॉइंट येलो वाला, इसको मैं ग्रीन ही कर देता हूँ, ग्रीन वाला यहाँ हो गया और ये ऑरेंज वाला ये वाला हो गया। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अगर मैं ले लूँ और इसको किसी के अंदर डाल दूँ, किसके अंदर डाल दूँ मैं? इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी, ए ई पैरेलल टू सी डी यही वाला पॉइंट, और ए डी पैरेलल टू सी ई सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ इतना कुछ नहीं लिखना तो डायरेक्टली लिख दो, फ्रॉम 1 and 2 ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड्स जो हैं ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बन रही हैं और ये पैरेलल हैं, इसलिए वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, लेकिन ये प्रूव नहीं करना था हमें, पैरेललोग्राम बताने को उन्होंने तो कहीं कहा नहीं था। इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, देखो कैसे। अब क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए डी इक्वल है सी ई के? ए डी और सी ई को मैं इक्वल लिख सकता हूँ यहाँ पे, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि अपोजिट साइड्स बन रही हैं पैरेललोग्राम की, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो अब मैं लिख दूंगा कि ए डी पैरेलल टू सी ई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी, ठीक है। प्रॉपर साथ साथ मैं रीज़न भी डाल रहा हूँ उसका। अच्छा जी, ये और ये इक्वल हो गया। अच्छा, एक पॉइंट ये लूँ मैं, ए डी इक्वल टू बी सी, पैरेलल की जरूरत नहीं थी, इक्वल की जरूरत थी, पता नहीं फिर मैंने पैरेलल डाल दी यहाँ पे। इक्वल की जरूरत है, पैरेलल की नहीं। ए डी इज इक्वल टू सी ई और ए डी इज इक्वल टू सी बी, ये कहाँ से लिया मैंने? गिवन था ए डी इज इक्वल टू सी बी या बी सी। ए डी लाइन और सी बी लाइन इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, गिवन पार्ट है ये, जितना ए डी है उतना बी सी होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने प्रूव करा कि ये पूरा क्वाड्रिलेटरल जो ए ई सी डी था ये पैरेललोग्राम बन गया, तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ये 5 है तो ठीक इसके सामने वाला भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रही हैं जो 5-5 सेंटीमीटर की आ रही हैं या 5-5 यूनिट की आ रही हैं, ठीक है जी। तो मैं अब क्या ये लिख सकता हूँ कि बी सी इक्वल होगा सी ई के? हाँ, दिख सकते हो, क्योंकि दोनों 5-5 बन चुकी हैं एक तरीके से।
अगर आप x पे काम करते तो ये भी x हो जाती, ये भी x हो जाती, ये भी x हो जाती, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से, यानी कि इसको डाल देता हूँ तीसरा पॉइंट, इसको डाल देता हूँ चौथा पॉइंट, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि सी बी इक्वल है सी ई के। इसको समझने का एक और तरीका, ये सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने ऊपर करके बताया। दूसरा तरीका ये है, देखो यहाँ पे ए डी सी ई के इक्वल है और ए डी ही सी बी के इक्वल है, यानी कि दोनों में से एक वैल्यू कॉमन है ना, तो इसका मतलब ये तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, क्योंकि ए डी दोनों तरफ आ रहा है। अब बच्चों को यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत आती है कि ये क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है तो हमारे को क्या फ़ायदा हो गया इससे, लेकिन जो ऊपर मैंने डायग्राम में करके दिखाया 5 5 5, यहाँ पे एकदम क्लियर हो रहा है कि ये भी 5 बना, ये भी 5 बना और ये भी 5 बना, तो यानी कि तीनों साइड्स इक्वल आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। सर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये सी बी और सी ई, सी बी और सी ई, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है जो वाइट कलर का जो वाइट है जिसपे शेड नहीं करा, ये वाइट ट्रायंगल जो है इसका पार्ट बन रहे हैं, इसकी दोनों साइड्स बन रही हैं, दो साइड्स बन रही हैं इसकी, हाँ बन रही हैं, और ये दोनों इक्वल हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, तो यही वाला पॉइंट अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले देखो क्या कर रहा हूं, मैं उसको प्रूव कर रहा हूं, किसी तरीके से इक्वल प्रूव करा। अब इस पॉइंट का यूज मैं कर रहा हूं किसी एक ट्रायंगल के अंदर या किसी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, मुझे वो शो करना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचना कि सर हर एक पॉइंट को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों लिख रहे हैं। ये पहले मैंने प्रूव करा इन दोनों पॉइंट्स को लेके, ये चीज प्रूव करी। अब इसका यूज कहां कर रहा हूं मैं, वो दिखा रहा हूं। इन ट्राइंगल सी बी ई, ये जो व्हाइट कलर का ट्राइंगल था, व्हाइट जो अनशेडेड पार्ट था, सी बी ई, सी बी ई, इस ट्राइंगल के अंदर मैं यही वाला पॉइंट अगर लिख दूं, लिख सकता हूं, उसकी साइड्स हैं। अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हाँ जी हाँ इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर ये 5-5 सेंटीमीटर अब फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि अभी फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा जिसपे मैंने ऑरेंज आर्क लगाई है, हाँ जी हाँ। तो ये 3 नंबर का एंगल और ये 4 नंबर का एंगल डाल देता हूँ, तो 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सी बी के सामने आ रहा है 4 नंबर का एंगल, तो 4 और 3 इक्वल हो जाएंगे। रीज़न क्या डालेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। 3 और 4 इक्वल हो गए, ठीक है जी, 3 और 4 इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ देखो, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 ये क्या चीज़ है, जरा ध्यान दो। एंगल 1 और एंगल 4 एंगल ही है, क्या ध्यान दें इसके अंदर, किस फिगर के अंदर आ रहे हैं, किस डायग्राम में आ रहे हैं, किस, हाँ फिगर ही बोलूँगा, किस शेप के अंदर आ रहे हैं, ऐसे समझ लो किस शेप के अंदर आ रहे हैं। ये 1 और 4, 1 और 4 ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहे हैं, 1 वाला एंगल क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है और 4 वाला भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। किसी एक के अंदर की बात कर रहा हूँ, अलग अलग में तो आप कह सकते हो वो ट्रेपीजियम के अंदर आ रहा है, वो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, पैरेललोग्राम के अंदर भी आ रहे हैं, एक ही के अंदर आ रहे हैं दोनों एंगल, हाँ पैरेललोग्राम के अंदर आ रहे हैं, ए ई सी डी के अंदर आ रहे हैं 1 और 4। कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो 1 और 4 का सम मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर मैं नीचे भी लिख दूंगा इसको, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे करूंगा ना तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। मुझे तो पता ही है कैसे लिखना है इसको, आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो देखो जरा ध्यान से। 1 और 4 का सम मैं 180 लिख सकता हूँ, हाँ जी। रीज़न देना पड़ेगा, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, और प्रॉपर्टी थी कि पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट पैरेललोग्राम है कोई तो उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स हम लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 2 और 3 देखना क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक ही पॉइंट से एक लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर। इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 1 और 4 जो मिला के वैल्यू दे रहे हैं वही 2 और 3 भी दे रहे हैं, तो 1 और 4 का सम 2 और 3 के इक्वल है, हाँ लिख सकते हैं ऐसी बात, क्योंकि 1 और 4 भी 180 है, 2 और 3 भी 180 है, ठीक है। तो दोनों के इक्वल लिख दिया। फिर इससे फ़ायदा, 3 और 4 की वैल्यू देखो,
3 और 4 की वैल्यू तो इक्वल है, अभी प्रूव कर रहा है कि जहाँ पे 3 और 4 होगा वो इक्वल होंगे, यानी कि जो 3 की वैल्यू है वही 4 की वैल्यू है। अगर 4 की वैल्यू आप 40 डिग्री मान लेते हो, कोई सी भी वैल्यू मान लो, 40 डिग्री मान लेते हैं, इसको ही 40 मान लिया, तो ये इस तरफ आएगा तो ये कट जाएगा ना, यानी कि 4 और 3 तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 इक्वल में 2, 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 मतलब एंगल ए और एंगल 2 मतलब एंगल बी, पहला वाला पॉइंट प्रूव हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो बस इसको लिख देते हैं नीचे, तो मैं एक बार ध्यान दे देता हूँ क्या लिखा था, 1 4 2 3 एंगल 1 एंगल 4 के सॉरी उसे ही कॉपी कर देते। कॉपी पेस्ट कर दूँ, मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है तो नहीं करता हूँ। सर आप थोड़ा सुनो। लो जी, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया, कट पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे बस और डाल देते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। 4 और जो 1 और 4 है वो एडजेसेंट एंगल्स है, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों का यूज़ कर लिया मैंने, अब इसको और नंबर डालना पड़ेगा जिसकी बिहाफ पे मैंने तीसरी वाली वैल्यू लिखी है, तो 4 तक तो डाल चुका हूँ, इसको 5 नंबर की इक्वेशन डाल देता हूँ, इसको 6 नंबर की इक्वेशन डाल देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 5 एंड 6 हमने ये वाला पॉइंट डाला है कि 1 और 4 2 और 3 की वैल्यू के इक्वल है, इसमें थोड़ी सी और करेक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे। इसके बाद एक पॉइंट और डालेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह पे 4 डाल रहा हूँ इस वाली पॉइंट से उठा के, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है ना, तो 3 की जगह 4 डाल सकता हूँ, 4 की जगह 3 डाल सकता हूँ, तो 3 की जगह मैंने 4 रिप्लेस कर दिया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि ये चीज़ मैंने इसलिए दिखा दी कि यहाँ से ये वाली पॉइंट को उठाया है मैंने, लेकिन आप यहाँ पे ब्रैकेट में डालेंगे कि 4 और 3 इक्वल था, इसलिए ऐसा 3 की जगह पे मैंने 4 लिखा है। तो इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, क्योंकि जब 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, एंगल 1 एंगल 2 के। इसका मतलब एंगल 1 पे आ रहा है कौन सा पॉइंट, ए, और वहाँ पे आ रहा है बी, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया, एक पॉइंट प्रूव हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। देखो कितना लंबा बना है, शीट भरनी है तो ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सी और डी को इक्वल करना है, सी और डी, किसका सी और किसका डी भाई, इस ट्रेपीजियम का। हमारे पास जो मेन शेप थी वो ट्रेपीजियम था, पैरेललोग्राम तो हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए, या जैसा हम समझ पाएँ उस तक ले जाने के लिए पैरेललोग्राम तक पहुंचाया था, लेकिन आपने जो क्वेश्चन के अंदर पूछा सी और डी, वो सिर्फ ट्रेपीजियम का पार्ट पूछा है, तो सी ट्रेपीजियम के अंदर ये वाला एंगल है और डी ट्रेपीजियम का ये वाला एंगल है, तो यानी कि अगर मैं इस पर नंबर डालूँ 3 4 हो चुका है, 5 और 6, तो 5 और 6 नंबर का एंगल मुझे इक्वल दिखाना है, ठीक है। और यहाँ जो नीचे 5 और 6 लिखा था ना, अभी ये 5 और 6 इक्वेशन के लिए था, इस वाली इक्वेशन को 5 नंबर की इक्वेशन डाला था, इस दूसरी वाली इक्वेशन को मैंने 6 नंबर की इक्वेशन डाला था, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, 5 और 6 को कैसे इक्वल करें, यहीं लिखवाता हूँ वो भी। हाँ बताओ, कौन बता रहा है मुझे? चितेश बता रहा था। मैं बताऊँ? हाँ बता दो, चलो तुम ही बता दो। सर वो एंगल 1 और 5 का सम 180 होगा, 2 और 6 का भी सम 180 होगा। एक सेकेंड, 1 और 5 का सम 180 होगा, क्यों? Yes, sir. क्यों 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 होगा? सर क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, और ए डी जब ट्रांसवर्सल लेंगे तो को-इंटीरियर, वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम, हाँ को-इंटीरियर। हाँ ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक कहा आपने। 5 और 1 और 5 180, 1 और 5 180 और 2 और 6, 2 और 6 180। हाँ 1 और 2 इक्वल, 1 और 2 कट जाएगा। उन्हें इक्वेट कर देंगे। हाँ ये आसान बताया, वैसे मैं ऐसा सोच नहीं रहा था, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी वाली बात। ये चितेश ने अच्छा बताया, काफ़ी अच्छा बताया ये, और छोटा भी बताया और आसान भी बताया, जो कि समझ में आ जाएगा। मैंने शायद इससे थोड़ा सा लंबा सोचा था, मैं अपने वाला ही बता देता हूँ। ये ठीक है, वैसे यही वाला लिखवा देंगे हम आपको, मैं कॉपी पेस्ट पहले यही वाला कर देता हूँ। क्या करूँ, कंट्रोल X कर देते हैं यहाँ से। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल है 180 के, और एंगल 2 प्लस एंगल 6 है 180 के, को-इंटीरियर एंगल्स, हाँ।
तो फिर मतलब इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 1 और 5 का सम 2 और 6 के इक्वल हो जाएगा। बाकी सबको समझ में आ रहा है? खुशी समझ में आ रहा है? हितेश, अंशिका, देव, प्रांशी, वंश? मैं पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से शांति से समझा रहा हूँ कि एक एक पॉइंट पूरी तरह से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। और इसके बाद भी आ रही हो तो कह सकते हो कि सर यहाँ पे पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद समझ में आ रहा है। ऐसा ना हो कि आप लोग सो रहे हो और मैं ऐसे ही चिल्लाता जाऊँ, फिर फ़ायदा नहीं उसका। क्योंकि जिन बच्चों को आ रहा है, जैसे अब हितेश को तो चितेश को तो आ ही रहा था पहले से ही, तो फिर वही ध्यान से सुनता रहे, फिर फ़ायदा नहीं, बाकी सब सुनो भी ना तो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, 1 और 5 का सम भी 180 है, 2 और 6 का सम भी 180 है। तो इसका मतलब 1 और 5 और 2 और 6 दोनों बराबर होंगे। इसकी वैल्यू 180, इसकी वैल्यू 180। अब 1 और 2 को क्यों काट दिया मैंने? क्योंकि ऊपर इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि 1 और 2 तो इक्वल एंगल्स हैं। 1 और 2 ऊपर बताया ना कि इक्वल एंगल्स है, जो ए और बी की जगह पे आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक तरीके से करा क्या कि 1 की जगह पे एंगल 2 लिख दिया, या एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 डाल दिया। ठीक है, तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे काटता नहीं हूँ इनको। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल में एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 डाल दिया, क्योंकि लिख सकते हैं। तो 1 और 1 अब कट जाएगा, ये इधर समझ में आएगा आपको कि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो 5 किसके इक्वल आ गया? 6 के। और 5 एंगल क्या है? 5 है डी और वो है सी, डी और सी। ये सेकंड वाला पॉइंट प्रूव हो गया। अच्छा, मैं जो बता रहा था मैं ऊपर ही बताता हूँ आपको, उसी खाली जगह पे। वो खाली जगह हमारे बड़े काम की है, फिगर जहाँ पे है वो खाली जगह हमारे बड़े काम की है। हाँ, मेरे वाले में इतने स्टेप्स बनने थे। कैसे? देखो मैं क्या लिखवा रहा हूँ, ध्यान दो। एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल बता रहा हूँ मैं। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम ऐसे लिख दिया तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे को, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। अच्छा जी, फिर मैंने एक जगह पे बताया कि 3 और 6 भी इक्वल है। देखना जरा 3 और 6, एंगल 3 और एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। ये किसने बोला? देव ने? हाँ, देव तो बहुत होशियार हो गया फिर तो। 3 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा मुझे, जो कि पहले बता चुका हूँ। 3 और 4 इक्वल, 3 और 4 इक्वल बता चुका हूँ। इस पॉइंट को यहाँ बताया था, ये रहा। कहाँ बताया था? 3 और 4, ये रहा। 3 और 4 इक्वल। ठीक है, ये पहले प्रूव कर दिया था इसको। अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट से आपका काम हो चुका है। अब मैं लिख के बताता हूँ कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यूज घुमाऊंगा ना, तुम्हारे पल्ले थोड़ी सी कम पड़ेगी। मैं वही वाला काम करता हूँ, डिग्री लिखना शुरू कर देता हूँ। जितना एंगल 5 उतना एंगल 4 पहले वाले पॉइंट से समझ में आया, इस वाले पॉइंट से समझ में आया। ठीक है, तो 5 की वैल्यू अगर मानो तुम कितने डिग्री मानोगे? जो मर्जी मान सकते हो। 40 मान लिया, 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 4 की वैल्यू भी कितनी होगी? 40 डिग्री। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट में जितना 3 उतना 6 होना चाहिए। ना तो 3 पता ना 6 पता, इसको छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, सेकंड वाले को भी छोड़ दिया। थर्ड वाले पॉइंट पे आओ, जितना 3 उतना 4, या जितना 4 उतना 3। 4 की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री ना, तो 3 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 40 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड वाले पॉइंट पे बैक करो, जितना 3 उतना 6, जितना 3 कितना है? 40 डिग्री, तो 6 भी कितना? 40 डिग्री ना। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। 6 की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। हो गया ना 5 और 6 इक्वल। तो यहाँ पे मुझे कोई दो इक्वेशन से काम नहीं चला, मेरे को तीनों ही लेनी पड़ी। आपके सामने है कि पहले को भी लिया, दूसरे को भी लिया और तीसरे को भी लिया। तो फ्रॉम, सर ये थोड़ा टेढ़ा था, याद रखना। चलो कोई बात नहीं, सब चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी। प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें बनानी लिखनी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा दिमाग उस टाइम पे चल जाए। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो रहा है। यहाँ आपको मैंने करके बताया कि भाई 40-40 लेके मैंने बताया, तो आपको समझ में आया कि 5 और 6 की वैल्यू इक्वल आई। यहाँ आप सीधी सी बात कह सकते थे कि भाई सारे एंगल इक्वल हैं, जितने भी यहाँ पे हैं, इन तीनों इक्वेशन में जितने भी एंगल हैं। हाँ खुशी, क्या कह रहे हो बेटा? ये चारों के चारों, हाँ कोई नहीं, चारों एंगल इक्वल हैं। 3, 4, 5, 6 इक्वल है। मुझे ज़रूरत है 5 की और 6 की, तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 और 6 इक्वल है। आप चाहो तो ऐसे करो, वो वाला थोड़ा सा आपको आसान लगेगा जो चितेश ने बताया, आप वही लिख लेना। ठीक है, ये वाला अब मैं हटा दूँ यहाँ से, दो लिखे रहेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये वाला लिख के आओगे तो इसमें मैं ज़्यादा नंबर, यहाँ टीचर तुम्हारे को ज़्यादा नंबर दे देगा कि भाई इसमें ज़्यादा लाइनें भरी हैं।
मतलब उस चीज़ का नहीं है, मतलब ये है कि लॉजिकली सही होना चाहिए, रूल्स के हिसाब से सही होना चाहिए। इतना तो देखो यहाँ पे भी लिखना ही पड़ा है ना, लेकिन अब आपकी चॉइस है, जैसा चाहो आप। तो ये कौन से पॉइंट को करा हमने? सेकंड यहाँ कैसे आ गया? एक सेकंड, सेकंड ही तो करा मेरे ख्याल से ये। अच्छा हाँ, सेकंड ही करा है, देर हो गई सेकंड पॉइंट में। चलो सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखा था सारा कुछ। अच्छा, अब तीसरे पॉइंट में क्या है? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD। इसी पे और काम करूंगा तो खिचड़ी पक जाएगी। अब मैं इस फिगर को दोबारा से नीचे बना लेता हूँ या वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन का पार्ट, वो भी यहीं कॉपी कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं हमसे कि भाई ABC ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल, यानी कि इसको मिलाना ही पड़ेगा तभी ट्रायंगल बनेगा, और BAD ट्रायंगल, BAD ट्रायंगल तो BD को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ट्रायंगल बनेगा। तो ये वाला ट्रायंगल एक ऐसा करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, और एक पे ऑरेंज लाइंस डाल देता हूँ। हाँ जी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। कैसे करें? कैसे करें? AB तो कॉमन आ गया, सबसे पहले नजर आया कि दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है वो AB आ गया। ठीक है, दूसरी चीज एंगल A और B इक्वल कर दो है, एंगल A और B इक्वल AD और BC इक्वल। हाँ ठीक बात है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ये गिवन है ना? हाँ, ये सिंगल कट वाली गिवन है। और ये वाला एंगल देखो, ये A वाला एंगल और ये B वाला एंगल, जो ये A वाला पूरा एंगल है ये ग्रीन वाले ट्रायंगल का पार्ट है, और जो ये वाला एंगल है, जिसको ऐसा करता हूँ मैं, शेड करता हूँ, कौन सा डालूं कलर? ऑरेंज, ऑरेंज कलर से जो एंगल बनाया है वो ऑरेंज कट वाले के अंदर ही आ रहा है, ध्यान दो तो। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? तो बस हो गए दोनों ट्रायंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड BAD। ठीक है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू आई? इसके अंदर AB आया तो उसके अंदर BA बनेगा, कॉमन साइड। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर ABC के अंदर आ रहा है ABC एंगल और BAD के अंदर आ रहा है BAD एंगल। ये वही वाला था जो सबसे पहला पॉइंट हमने प्रूव करा था, A और B वाला। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने वहां पे लिखा है। ठीक है, ये वही है, A एंगल और B एंगल। ठीक है, सर ये आपने BA लिखा है ना? हाँ, BAD। सर नहीं, इसके ऊपर वाले में कॉमन साइड में BA। ठीक है, तो ये प्रूव कर चुके हैं पहले ही। दो बातें हो गई। तीसरी साइड हमने, तीसरी जो बात है वो एंगल नहीं ले पा रहे, साइड ले पा रहे हैं। यहाँ से AD साइड ली, और सॉरी यहाँ से AB साइड, नहीं, यहाँ से कौन सी आ रही है? BC साइड आ रही है। इस ट्रायंगल की BC साइड और उस ट्रायंगल की AD साइड। ठीक है, ये गिवन है। तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, साइड एंगल साइड रूल से। अच्छा जी, समझ में आ गया होगा। आगे क्या है? लास्ट पॉइंट, डायगोनल AC और BD इक्वल। AC और BD इन ट्रायंगल का पार्ट है, AC और BD CPCT। ठीक है जी, ये फोर्थ वाला पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इतना करा, फोर्थ वाले पॉइंट के लिए फिर CPCT डालना था। इन ट्रायंगल के जो तीसरी साइड बची हुई थी, यानी कि AC और BD, वैसे ट्रेपीजियम के अंदर डायगोनल ही तो बन रहा है। आप देख लो, AC डायगोनल और BD डायगोनल इन ट्रायंगल का पार्ट है, इन ट्रायंगल की तीसरी साइड है। तो CPCT यहाँ से बना और वो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे वो इक्वल हो गए तो वो उसके डायगोनल ही हैं। उससे क्या लेना देना कि वो उसके डायगोनल बने या खुद भी बनता रहे उसका। ठीक है जी, हो गया ये। मेरा लास्ट क्वेश्चन ही था ये।
अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मैं तो सोच रहा था शायद उसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये लंबे खिंच गए 3-4 क्वेश्चन जो भी आज हमने करे हैं, लेकिन समझने वाले भी थे और समझाने वाले भी थे। अब अगली क्लास में करेंगे बची हुई 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं और आसान भी हैं, यूज़फुल भी हैं और आसान भी है, दोनों बातें हैं। ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी कम ही है मेरे ख्याल से, यहाँ 7-8 क्वेश्चन है, 7 ही क्वेश्चन है, तो ये कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन में तो देखो टाइम लगेगा ही लगेगा, उसके बाद वाले जल्दी खिंच जाएंगे। तो करते हैं बाकी का अगली क्लास में। ठीक है, जयराम जी की सर एग्जांपल करवा देना एग्जाम्पल करा दूँ? चलो ठीक है, करवा दूंगा। एग्जाम्पल्स कह रहे हो? सर एग्जाम्पल्स कर रहे हो? ठीक है, करवा दूंगा, करवा दूंगा। ठीक है, चलो फिर बाय, बाकी मिलते हैं अगली